थेल्स प्रमेय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, या शॉर्ट में हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो थेल्स प्रमेय इस पूरे समरूपता चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होती है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब है, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, इसने बोला किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो हम बीसी के समांतर एक रेखा खींच रहे हैं जो शेष भुजा ए बी और एसी को दो बिंदुओं पर कट करे। तो हमने ये भुजा खींची है डीई, तो हमने डीई भुजा खींची है, एक लाइन खींची है जो बीसी के समांतर है और ए बी और एसी को डी व ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी ए ई बटे ई सी ये दोनों बराबर हैं। तो हमें दिया है वगैरह, पहले स्टार्टिंग में गिवन वगैरह लिखते हैं। तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया है पहला पॉइंट है ये डीई लाइन है, ये किसके समांतर थी, बीसी के। तो डीई समांतर है, डीई ये समांतर का चिन्ह है, ये किसके समांतर है, बीसी के। और उसके बाद में ये डीई ए बी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एवं बिंदु डी व ई, बिंदु डी व ई भुजा ए बी व एसी पर स्थित है। ये तो गिवन वगैरह लिख लिया, ये दिया है। अब हम देखते हैं सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। ये तो हो गया गिवन और ये टू प्रूव। हमें सिद्ध करना है कि अगर ये समांतर दे रखी है बीसी के, तो शेष भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी। तो हमें जो सिद्ध करना है वो करना है ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी। तो ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद में हमें इसमें रचना करनी है। रचना में कौन से पॉइंट को हमें मिलाना है ये वैसे बाद में पता चलता है, पर मैं अभी बता देता हूँ। हमें त्रिभुजों की भुजा दिख रही है यहाँ पे, ए डी डी बी ए ई और ई सी। तो हम त्रिभुजों का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई लिखनी है, मतलब लंब बनाना है। तो हमें एक तो ए डी दिख रहा है, मतलब ए डी ई त्रिभुज है, इसमें लंब बनाना है। तो हम क्या करें, डी से ए ई भुजा पर एक लंब डालेंगे एम, और एक ई से ए डी भुजा पर लंब, ये हो गया एन। उसके बाद में डी को सी से मिलाना है, डी बिंदु को सी से मिलाना है और बी बिंदु को ई से मिलाना है। ये रचना कंप्लीट हो गई। तो रचना में क्या लिखना है, डीएम लंबवत है ए ई पर और ई एन लंबवत है, ई एन लंबवत है ए डी पर, एवं डी को सी एवं बी को ई से मिलाया। तो ये तो हो गई हमारी रचना कंप्लीट। अब उसके बाद में हमें उत्पत्ति देखनी है। अब उत्पत्ति देखते हैं, एक बार ये नोट कर लेना। हम सिर्फ यहां पर जो सिद्ध करना वही रखेंगे, सिद्ध करना है, बाकी हमने नोट कर लिया। तो ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी बराबर में ए ई बटे ई सी। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। जो त्रिभुज की भुजा इसमें आ रही है, तो ये ए डी आ रहा है, ए डी वाली भुजा ये है, तो हमें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल लिखना है। और आधार किसको मानना, जो हमें सिद्ध करना है, ए डी भुजा इसमें आ रही है, तो हमें आधार किसको मानना है, ए डी को। तो हमें उत्पत्ति हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या लिखना है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल लिखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है। तो एक बार सूत्र लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें ये सूत्र काम में लेना है और पूरे 4 बार क्षेत्रफल लिखना है। तो अब हमें भुजा कौन सी दिख रही है, ए डी। ये कौन से त्रिभुज की भुजा है, ए डी ई।
तो हमें लिखना है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार हमेशा कौन सा लेना है, जो हमें सिद्ध करना है। इसमें कौन सी भुजा आ रही है, AD, तो आधार ले लिया हमने AD, तो ये तो हो गया AD। अब क्या लिखना, ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब है लंब लिखना है। जो भी हमने आधार लिया उसके ऊपर जो लंबवत भुजा होगी हमें उसी को लंब मानना है। मतलब हमने आधार किसको माना, AD को, इसके ऊपर लंब कौन सा बना हुआ है, NE, तो ऊंचाई क्या हो गई, NE, क्योंकि ये लंब है, तो लंब का मान कितना हो गया, NE, तो ये होगी समीकरण नंबर 1। उसके बाद में इसी प्रकार से हमें DB देखना है, DB, या पहले इसका लिख लेते हैं AE का। त्रिभुज, अब हमें भुजा कौन सी देखनी है, AE। AE वापस से इधर दिख रही है AE, पर त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ADE, तो हम वापस से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल लिखेंगे, ADE का क्षेत्रफल, पर इसमें आधार दूसरा बनाएंगे, 1/2 गुणा आधार हमें कौन सा लेना है, जो इसमें सिद्ध करना है। कौन सी भुजा आ रही है, AE, तो AE भुजा ये रही, तो हमने आधार कौन सा ले लिया, AE, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी लेनी है, जो हमने आधार बनाया उसके ऊपर जो लंबवत है। आधार क्या बनाया था, AE, इसके ऊपर लंबवत क्या है, DM, तो लंब क्या हो गया, DM, और ये क्या है, ऊंचाई, तो समीकरण नंबर 2। अब उसके बाद में हमें ये देखना है DB। DB ये वाली भुजा है, इससे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, DBE, तो हमें क्षेत्रफल किसका लिखना है, त्रिभुज DBE का, तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वापस से 1/2 गुणा आधार। आधार कौन सा लेना, जो सिद्ध करना है, जो भुजा सिद्ध करना है उसमें आ रही है वही लेनी है, तो DB आ रही है, तो आधार कौन सा हो गया, DB गुणा ऊंचाई। अब इसके अंदर ऊंचाई अंदर लंब कोई भी नहीं बन रहा, पर हमें एक चीज याद रखनी है, जब भी अधिक कोण त्रिभुज हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, ये 90 डिग्री से ज्यादा, मान लो 110 डिग्री का है, तो अगर हमने ये वाला आधार बनाया है, PQR त्रिभुज लिया है, अगर हमने PQ को आधार बनाया है तो इसका लंब है वो अंदर नहीं आएगा त्रिभुज के, इस बिंदु R से बाहर की तरफ आएगा। मतलब अधिकोण त्रिभुज में हमें ये ध्यान रखना है, जिसे भी हमने आधार बनाया उसके या तो LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में राइट हैंड साइड में जो भी लंब बना हुआ होगा वो क्या होगा, उसकी ऊंचाई होगी। मतलब जो हमने DB आधार बनाया, जो हमने DB आधार बनाया, ये DB आधार था, या तो इसके राइट साइड में नीचे की तरफ कोई लंब है क्या, नहीं है, या फिर इसके ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में इधर कोई भी लंब होगा, तो वो क्या होगा, इसकी ऊंचाई। तो ये DB आधार था हमारा, इसके LHS में RHS में, DB के LHS में RHS में जो भी लंब होगा वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो DB के LHS में एक लंब बन रहा है, वो क्या है, NE, तो इसका लंब ऊंचाई क्या हो गई, NE। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से हमें भुजा दिखी है EC, EC इधर है, अब हमें त्रिभुज लेना है DCE, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है, जो हमें सिद्ध करना वही लेना, तो क्या हो गया, EC, आधार हो गया EC गुणा ऊंचाई देखनी है, तो ऊंचाई के वापस ये क्या है, अधिकोण त्रिभुज है, तो या तो इसके LHS में या RHS में जो भी लंब होगा वो इसकी क्या बन जाएगी, ऊंचाई। तो इधर तो है नहीं, इसके इस साइड में एक DM बन रहा है जो लंब है, तो ये क्या बन गया, DM, इसका क्या हो गया, लंब। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हमारे पास समीकरण आगे 1, 2, 3, 4, हमें जो सिद्ध करना है उसको देखना है। इसमें है AD/DB, कौन से समीकरण में AD और DB एक साथ आ रहे हैं, तो समीकरण नंबर 1 में AD है और DB कौन से में है, 3 में, तो हमें समीकरण नंबर 1 और 3 को भाग देना है, समीकरण 1 में 3 का भाग देना है, और AE और EC कौन से में, 2 और 4 में, तो समीकरण नंबर 2 में किसका भाग देना है, 4 में, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 का भाग देना है। जो हमें सिद्ध करना है उसको देखना है, AD कौन सी समीकरण में आ रही है, समीकरण नंबर 1 में, DB कौन से समीकरण में है, समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देना है। इसी प्रकार से AE और EC किस में है, 2 और 4 में, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 4 का भाग देना है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब डायग्राम इधर लिख लेते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 3 का एवं समीकरण 2 में समीकरण 4 का भाग देने पर
उसके बाद में अब हम इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। और ये उपपत्ति वाला भी। तो जब हम समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग, तो इसका एलएचएस पार्ट क्या आएगा? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो इधर आएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, समीकरण 3 का एलएचएस पार्ट क्या है? डीबीई, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर, जब हम भाग देंगे तो ये 1/2 से तो 1/2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी गुणा एनई बटे एनई, एनई बटे एनई, और ये एनई से एनई कट हो जाएगा। तो हम चाहे तो इसको एनई से एनई कट हो गया, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं हम 5, इस एनई को कट हो गया। उसके बाद में समीकरण 2 में किसका भाग देना था? समीकरण 4 का। तो इसका एलएचएस पार्ट देखते हैं। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में समीकरण नंबर 4 का एलएचएस पार्ट क्या है? त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल बराबर में, इनमें भी जब हम भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। एई बटे में क्या आएगा? ईसी, एई बटे ईसी गुणा इधर आएगा डीएम बटे डीएम, डीएम से डीएम कट जाएगा, डीएम बटे डीएम, और ये क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। समीकरण नंबर 6। उसके बाद में हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, जब भी दो समांतर रेखाएं हो, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, जब भी दो समांतर रेखाएं हो, ये दोनों क्या हो? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और अगर उसमें एक आधार बना हुआ ए बी, समांतर रेखाएं होनी चाहिए और समान आधार होना चाहिए। तो अगर इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी से ए बी सी बन रहा है और एक ए बी पी बना देते हैं, एक ए बी पी, यदि दो समांतर रेखाएं हो और उसमें उभयनिष्ठ आधार हो, तो ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इस डायग्राम में देखते हैं, डीई और बीसी क्या थे? समांतर थी, और डीबीई और डीसीई ये दोनों त्रिभुज क्या बन रहे हैं? दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं, और डीई इसमें क्या है? उभयनिष्ठ आधार है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे? बराबर। अतः त्रिभुज डीबीई एवं त्रिभुज डीसीई दोनों समांतर रेखाओं एवं उभयनिष्ठ आधार पर बने हैं। तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। अतः त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। अब हमें समीकरण 5 और 6 में देखना है, यहाँ पर एडीई का क्षेत्रफल, एडीई का क्षेत्रफल, ये दोनों तो समान आ रहे हैं, और यहाँ पर डीबीई और डीसी आ रहा है। तो जहां पर भी डीबीई आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डीसीई। तो समीकरण इसको 7 लिख देते हैं और 7 से मान रख रहे हैं। तो समीकरण 7 से समीकरण 5 में मान रखने पर, तो वापस से लिखते हैं हम, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे, जहां पर डीबीई आ रहा है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? डीसीई। तो त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल, आरएचएस में क्या बचा? सिर्फ एडी बटे डीबी। इसी प्रकार ये समीकरण नंबर हो गया 8। अब हम समीकरण 6 और 8 को देखते हैं। ये तो ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि सेम बन गए। तो अब वापस से हम देखते हैं, समीकरण नंबर 6 और 8 को देखना है। इन दोनों के एलएचएस पार्ट इक्वल है। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल। एक बार वापस से लिख लेते हैं इसको, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीसीई का क्षेत्रफल बराबर में क्या है? एई बटे ईसी। इसको समीकरण 9 लिख दिया। 6 को सिर्फ हमने वापस से लिखा है। अब 8 और 9 को वापस से चेक करते हैं। इनके एलएचएस पार्ट है, दोनों क्या है? इक्वल है, तो आरएचएस पार्ट भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समीकरण 8 और 9 क्या है? बराबर है। समीकरण 8 और 9 को बराबर करने पर
समीकरण 8 बराबर समीकरण 9। जब हमने समीकरण 8 और 9 को बराबर किया तो LHS पार्ट तो इक्वल हो गए, तो इनके RHS पार्ट क्या आएंगे, बराबर। तो AD बटे DB बराबर में ये क्या आएगा, AE बटे EC। ये हो गया AE बटे EC, और ये हमें सिद्ध करना था।